हॅलो माय डिअर स्टुडंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एज्युकेशन. मुलांनो, आज आपण गणित आणि ग्रामर नाही शिकणार. आजचा टॉपिक काय आहे? मराठी. लेसन नंबर 3 9th स्टँडर्ड. आणि मराठी हे जे लेसन आहे ना, त्यांचे रायटरचं नाव काय आहे? व. काले. हे खूप चांगले यांनी एक एक गोष्टी लिहिल्या आहे. ठीक आहे, तो स्टार्ट करूया बेटा. मी ऐकवतो. पण याचा थीम काय आहे, म्हणजे विषय काय हा लेसनचा? या लेसनमध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे? एक वडील आणि एक मुलगा, ते दोघे संगीतला किती प्रेम करतात आणि त्यांच्याबद्दल जी गोष्ट आहे ती या लेसनमध्ये समजवली आहे. आणि तुमच्याकडे मुलांनो टेक्स्टबुक आहे. आपण काय करूया? आपण हिंदीमध्ये स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक एक्सप्लेनेशन करूया. कारण की बघा, मराठी मुलांना तर समजणार की काय आहे लेसन, पण जे हिंदी मीडियम स्टुडंट जे हिंदी मुले आहे, नॉन मराठी मुले आहे, त्यांना हे नाही समजणार. त्यांच्यासाठी खास फॉर एज्युकेशननी आणला आहे हिंदी एक्सप्लेनेशन. आणि सगळ्यांचा मीनिंग इकडे लिहिलेला आहे. देखो बच्चों, हम लोग एक एक लाइन से पढ़ेंगे और जहाँ पे आप अटकोगे ना, मुझे मालूम है, मेरे बच्चे, मुझे पता है ना कि कहाँ पे उनका क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा. अरे इसका मतलब क्या? क्योंकि ये मराठी नॉर्मल मराठी नहीं, थोड़ी स्टेट लेवल के. क्यों? हम लोग 9th में गए ना, तो हमें हार्ड मराठी आएगी. उन सब कम इकड़े तिकड़े ये सब तो आप लोगों को आता है ना, लेकिन कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं. जैसे हम इंग्लिश करते हैं तो कुछ जर्मनी फ्रेंच के कुछ इंग्लिश लैंग्वेजेस आ जाते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होता है. एज इट इज़ मराठी में भी ऐसा ही होता है. मैंने एक एक वर्ड का, जहाँ मुझे लगा हिंदी में लिखने लायक है वहाँ हिंदी में लिखा है, जहाँ इंग्लिश में लिखने लायक है वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है. टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते. और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो लेसन ना बच्चों, स्टोरी जैसा है. हमें कैसे बचपन से अकबर बिरबल की स्टोरी, राजा रानी की स्टोरी है ना, डोरेमोन की लव स्टोरी अच्छी लगती है ना. लव स्टोरी तो नहीं है, बट ये अच्छी सी स्टोरी है. तो चैनल को स्किप बिल्कुल मत करना. अगर आप आधे पे स्टोरी सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हो, पूरी स्टोरी अच्छे से समझना. अरे मराठी में है तो क्या हुआ, अपने लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एक नंबर हिंदी में समझाऊंगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले आते बच्चों, अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रखना. हाँ, और पेंसिल लेके रखना. हम लोग जहाँ पे भी अंडरलाइन करूँगे जो वर्ड्स को, उसका मीनिंग वहीं पे टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके राइट डाउन कर लेना या नोटबुक में राइट डाउन कर लेना. स्टार्ट. तिसरी घंटा घडघडली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला. संमिश्र मतलब सब मिक्स, कोलाहल मतलब आवाज. ये सारी बातें मैंने इसमें नहीं लिखी है ना, लिख लेना. संमिश्र मतलब सब मिलजुल के, एकदम चिलेल चिलेल इधर से आवाज आती है ना, सारी आवाजें अचानक से बंद हो गई. उगीच इकडून तिकडे वळणारा माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाला. स्टेज यानी कि एक सुंदर सा स्टेज लगा हुआ है और आसपास जो ऑडियंस की आवाज़ आती है ना, वो सारी आवाज़ें बंद हो गई है. क्यों? क्योंकि शो शुरू होने वाला है. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच लोकांचा लक्ष मतलब उनका ध्यान, लोगों का ध्यान अब अपनी तरफ है. कौन बोल रहा है? राइटर. मैं कौन हूँ? राइटर. जो ये राइटर है ना, वही माँ के पिता के और बेटे के बीच में जो संगीत प्रेम है ना, उसे राइटर हमें लिखकर बता रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या बोला? आपल्याकडे आहे. अब ऐसा लग रहा, अरे यार हम तो स्टेज मतलब स्टेज पे है ना राइटर, तो हम जो परफॉर्म करने वाला उसके तरफ देखते हैं ना लोग, तो उनको ऐसा लग रहा सब लोगों का ध्यान तो हमारी तरफ है. तो थोड़ा सा नर्वस फील होता है ना. याची खात्री, जैसे उनको इस चीज़ की खात्री, सच्चाई, जैसे उनको ये बात पता चल गई, सच्चाई मालूम पड़ गई, वो गंभीर आवाजात बोलायला शुरू केले. सब स्त्री पुरुषों, माझ्या वादन विद्यालयाचा, वादन विद्यालय मतलब वायलिन बजाने का भी स्कूल होता है ना, उनके विद्यालय के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, है ना. देखो लिखा है, पहला जाहिर कार्यक्रम आहे. वो क्या बोल रहे हैं? राइटर. जल्दी से आप सब लोग शांत बैठ जाओ. हमारे विद्यालय से, जो हमारा वायलिन विद्यालय ना, वहाँ से हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं. ये पहला कार्यक्रम है, तो कृपया शांति बना के रखिए. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद होतो. सादर करना मतलब पेश करना. सादर करना मतलब मुझे आनंद हो रहा है कि मैं आपके सामने ये सारा शो पेश कर रहा हूँ. ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर, स्टेज पे खड़े होके.
अतिशय आनंद, मुझे बहुत खुशी हो रही है. आपण शांतपणाने सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद मतलब आनंद. आप सभी लोग शांति से बैठ के और आनंद उठाइए ये शो का. ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर. बच्चों कंफ्यूज मत होना. हाँ, ऐसा राइटर बोल रहा है. यानी कि रिकैप लास्ट में हम लोग बता देंगे फटाफट पूरा. ठीक है. अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब लोग शांति से बैठो. मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आजचा कार्यक्रम सुरुवात शिरीष भागवत, ये अपना हीरो है. ये स्टोरी का क्या है? हीरो. कौन है? शिरीष भागवत. तो शिरीष भागवत का शो होने जा रहा है पहले, सबसे फर्स्ट. ठीक है. तो राइटर बोल रहे हैं सब लोग अच्छे से बैठ जाओ आए, और अभी शिरीष हमारे आ रहे हैं और अपना शो स्टार्ट करने जा रहे हैं. एवढं बोलून ओके सॉरी. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला. कलेच्या प्रांतातील हा नौखा मुसाफिर आहे. हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारकीचे कौतुक करावे. लेखक क्या बोल रहे हैं? जो बच्चा मेरे पास है ना, वो नया नया सीखा हुआ है. अगर इससे कोई गलती भी होगी ना तो उसे क्षमा कर देना और उसकी कौतुक करना. कौतुक करना मतलब तारीफ करना. पेंसिल से अंडरलाइन करके नोट डाउन कर लो. ओके. ही विनंती. एवढे बोलून मी शिरीषाकडे पाहिले. मी कौन? राइटर. मैंने शिरीष के तरफ देखा. क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत किसके हाथ में है? शिरीष के हाथ में. मैं लेखक हूँ ना, मैंने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है. ठीक है. और अगर शिरीष ने थोड़ी भी गलती की तो मेरा नाम खराब हो जाएगा. ऐसा सोचते हुए जो राइटर है उनका ध्यान शिरीष की तरफ गया. म्हणून मी त्याचा कार्यक्रम देण्याचा टाळतो. मुझे कुछ उस पर डाउट था. इसके लिए मैं क्या सोच रहा था? नहीं, इसका कार्यक्रम नहीं रखूं, मैं इसका कार्यक्रम टाल रहा था. मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर ढीठपणा. मैंने शिरीष की तरफ देखा. उसके फेस पे, चेहरे पे ढीठपणा था. मतलब उसके चेहरे पे डर नहीं था, एकदम कॉन्फिडेंस था. लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा था जैसे पर्दा उठेगा, इतने लोगों को ऑडियंस की भीड़ देखेगा, ये गड़बड़ जाएगा, हड़बड़ जाएगा. हम भी डरते हैं ना बच्चों, जब स्टेज पे जाते हैं, हमारा कोई परफॉर्मेंस होता है, कोई स्पीच होता है तो हमें डर लगता है ना. ऐसे राइटर को डर लग रहा है कि अभी तक तो पर्दा उठा नहीं है, ऑडियंस देख नहीं रही है, और जैसे पर्दा उठेगा इतनी ऑडियंस देखेगी तो ये डर के कहीं कार्यक्रम को खराब ना कर दे. कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम. ही मी ओळखून घेतो. पडद्यावर जाऊन बाहेरचा श्रोतू. श्रोतू मतलब ऑडियंस. जैसे बाहर पर्दा उठेगा और श्रोता लोग को देखेगा. श्रोता मतलब ऑडियंस. नजरला पडताच धीर सुटेल याची मला खात्री. मुझे इस बात का विश्वास है कि इसकी तो वाट लग जाएगी. शिरीष ने खून करताच मी पर्देवाल्यावर इशारा केला आणि पडदा झरझर वर केला. शिरीष का फेस में देख रहा था और मैंने पर्दे वाले को इशारा किया, भाई अब पर्दा उठाओ और प्रोग्राम शुरू होने वाला है. फुट लाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडता शिरीष डोळे मिटून गेले. डोळे मिटून, डोळे मिटून, डोळे मिटून, डोळे मिटून, डोळे मिटून. आईज क्लोज. जैसे ही फोकस पड़ता ना लाइट का, उसने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली. शिरीष ने खून करताच मी पडद्या इशारा केला. प्रकाशाच्या डोळ्यांनी जरासी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध दिसला आणि त्याची छणी, त्याच्या मनाची झालेली चलबिलीच त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. वो डर रहा था, उसका डर चेहरे पे दिखाई दे रहा था. तो गड़बड़ून गेला होता. वो डर के मारे हड़बड़ा गया. हे मी ओळखलो. मुझे देख के समझ में आ रहा था कि इसको, राइटर को. त्याला आता सावरून धरणे. सावरून धरणे मतलब सावरून 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 कहाँ गया? सावरून धरने मतलब सपोर्ट करना. अब भाई वो तो डर रहा है लेकिन उसको सपोर्ट करना मेरा काम है. मैं कौन? राइटर. क्योंकि इज्जत का सवाल मेरे है. ठीक है. वो गड़बड़ गया था और मुझे समझ में आ रहा था. मैंने सोचा भाई इसको तो संभाल के रखना ही पड़ेगा अभी. शिक्षक, मैं उसका शिक्षक हूँ क्योंकि राइटर ने ही उसे वो वायलेंस सिखाया था. ठीक है. आगे है स्टोरी, समझाऊंगी. शिक्षक हूँ इस नाते से मेरा कर्तव्य है. मी तांबोरे वाला, जो तंबूरा यानी कि जो स्टेज पे जब शिरीष बैठा था ना, उसके आसपास तंबूरा, डबला, ये सब बजाने वाले लोग भी बैठे थे. मैंने उसके तरफ देखा, उसको धीरे से इशारा किया कि चलो वो तो शांत है, तब तक तुम ही लोग अपना बजाओ. तंबोरेचा धीर गंभीर आवाज घूमू लागला. धीरे धीरे तंबूरे वाले ने तंबूरा बजाना स्टार्ट किया. शिरीष ने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केले. उसने आंखें बंद की और किसी को तो याद किया. दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्यावू लागला. फिर उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस वापस लौटा. कब? जब उसने आंखें बंद करके किसी को याद किया. वह हल्के से त्याने
श्रज लावला, उसने वायलिन बजाना स्टार्ट किया। वो उसका एज कितना बच्चों? 10 से 12 साल का। बच्चों मैं डायरेक्टली आपको स्टोरी सुना सकती थी, पर क्यों नहीं सुनाई? ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपके माइंड में जाएगी। पूरी स्टोरी हम लोग कब सुनेंगे? लास्ट के रिकैप में, तो स्किप मत करना। उसके फेस पे अब अच्छे से सब नॉर्मल हो गया। 10-12 वर्ष का वो लड़का था। शांतपणे उसने धीरे धीरे बजाना शुरू किया। ये देख के लोग शांत बसले। वहाँ के आसपास के लोग धीरे से शांत बैठ गए। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजायला सुरुवात केली. तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही. तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. एक नंबर बजा रहा था वो। उसको बजाते देख के लेखक उसको ऐसे देखते ही रह गए। उनको एक धक्का बैठ गया, एकदम शॉक हो गए वो। अरे आज तक तो इसने कभी इतना अच्छा नहीं बजाया, अभी कैसा बजा रहा है? कानावर विश्वास नसेल उनको, किसको? लेखक को उनके कान पे भरोसा नहीं हुआ, उनके नजरों पे उनको भरोसा नहीं हुआ। पंचेंद्रिय दगा तर देत नाही। दगा मतलब धोखा, और पंचेंद्रिय मतलब आईज नोज ईयर जो हमारे होते हैं ना, उनको ऐसा लगा मेरे आँख नाक कान जीभ त्वचा मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, शिरीष इतना अच्छा बजा रहा है। अंडरस्टूड? अशी शंका मनात चाटून गेली. शंका मतलब डाऊट. ऐसा डाऊट किसके मन में था? रायटर के मन में. माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीतरी, त्याचा मनात ही शंका, अगर मेरे जगह तुम भी होते ना ऑडियन्स, तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता जैसा मेरा हुआ है. तुम्हीच सांगा. सुमारे 10 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. अच्छा, अब हो जाएगा भूतकाल में. देखो अभी हम लोग ने क्या सुना? अभी हम लोग ने सुना स्टेज लगा हुआ है, शिरीष बैठा है, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो डर गया है. जब पर्दा उठा है, लोगों को देख के वो डर गया, लेकिन वो डर को बाजू में रख के उसने अपने आंखें बंद किए, मन में किसी के नाम का ध्यान किया, किसी को याद किया होगा, और फिर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बजाने लगा. तब लेखक भूतकाल में चले गए. कब? जब शिरीष उनके पास सीखने के लिए आया था एज अ स्टूडेंट. ओके, अब उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन देखो. माझे नाव, आपण जनार्दन काय? मुलगा बोल रहा है, लड़का, क्या आपका नाम जनार्दन है? बोले हाँ. माझे नाव शिरीष, मेरे को घर पे शिरीष बोलते, श्री नाम से बुलाते हैं. गाण्याची फार आवड आहे, गाणे गाने का मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है. आवड मतलब इंटरेस्ट. तुला गाण्याची आवड आहे तर? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवड. मेरे से ज्यादा मेरे पिताजी को मैं सीखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा. त्याच्या चमत्कारी उत्तरेला मला नवल वाटू लागले. थोडासा रागही येऊ लागला. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, मैं आपके पास सीखने को आऊं क्या? पण माझी एक अट है. अट मतलब मेरा एक शर्त है. मैं तो, ये कौन बोल रहा है बच्चों? शिरीष बोल रहा है. मेरे को सीखने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरे साथ रोज मेरे पिताजी भी सीखने आएंगे. अब उन्होंने सोचा क्या पिताजी भी आएंगे? तो जनार्दन जो लेखक है ना, राइटर, उन्होंने बोला ठीक है 50 रुपये फीस लगेगी. उन्होंने सोचा पैसा सुन के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? ठीक है. आगे देखो क्या बोला? ठीक है. अब रोज माझ्या आई वडील पण माझ्या बरोबर येणार. ये छोटी छोटी तो आपको समझ में आ जाएगा. मी शिकायला आलो तो रोज माझ्या बरोबर वडील पण येणार, पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गात बसतील. जब तक क्लास चलेगा तो भी वो मेरे साथ बैठेंगे. ये सुनको उनको राग आया, इसलिए उन्होंने बोले 50 रुपये लगेगा, लेकिन बोले ठीक है फिर मैं आऊँगा. कबूल. उद्यापासून मी येतो, मुझे मंजूर है, मैं कल से आऊँगा. माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. उसने बोला मेरे पापा भी आएंगे. ऐसा बोला, उनकी तरफ देखा नहीं और फट से निकल गया. ये कहाँ की बात हो रही बच्चों? पास्ट की. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. दूसरे दिन बराबर टाइम पे आ गया और सब लोग साथ में बैठ गए. और शिरीष, वो जो लेखक थे ना, पहले क्या होता है जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना पहला दिन, तो सर उन लोग को वायलिन बजा के दिखाते हैं, फिर बच्चे बजाते हैं. तो सर ने वायलिन, या किसने? राइटर ने बजाया. खूब टाइम बजाया. तो उसके बाद में शिरीष ने हाथ में लिया, उसने भी अच्छा बजाया. और जब उसने अच्छा बजाया और सर नहीं बजाया, तो देख रहे उनके पिताजी बाजू में बैठे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, है ना. उनको बड़ा अजीब सा लगा कि उनके पिताजी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे. आगे देखो बच्चों, ये पैराग्राफ हो गया अपना. ठीक है, आपण जाऊया आता. शिरीष म्हणाला. पिता पुत्र उठले. सब पहले दिन का सब हो गया और बच्चे ने बोला चलो पप्पा आपण लोग चलते हैं. शिरीष बोला मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं वाटलं? तो लेखक सोचा यार इसके पप्पा ने तो कुछ जवाब नहीं दिया कि उनको कैसा लगा क्या है. तो सामने से बेशरम होकर लेखक ने पूछ लिया कि काय कसं वाटलं, कैसा लगा आपको?
तब भी उन्होंने कोई नहीं दिया उत्तर। तो शिरीष ने उत्तर दिया, तो उनको ऐसा लगा था देखो यार ये बड़ा पप्पा हो के आवाज आंसर नहीं दे रहा है, बच्चा बार बार बोल रहा है। उनको इस बात का क्या हुआ, गुस्सा है। बच्चों इसके पीछे सस्पेंस है कि उसके पापा क्यों नहीं बोल रहे थे, आके सस्पेंस खोलूंगी। ठीक है, उनको राग आया। आपण कुठं असता कामाला, शिरीष ने पूछा उनको, आप किधर काम पे जाते हो। मला वाटेल की मध्ये मध्ये बोल्याबद्दल नाना, नाना कौन थे, उनके पप्पा। किसके, शिरीष के, हीरो के पप्पा कौन है, नाना। उनको नाना बोलते हैं अपने पापा को। उन्होंने बोला यार ये बीच बीच में बोल रहा है, इसके पापा इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ऐसा उनके मन में आया। शिरीषची प्रगति पाऊन मात्र प्रसंगी, शिरीष ऐसा बजा रहा है ये देख के भी उन्होंने बोला नहीं कि भाई आपका बच्चा आ जाओ, मतलब मेरा बेटा अच्छा बजा रहा है, ऐसा भी नहीं बोला। इनका उनको आश्चर्यचकित हुआ। त्याचा हात वाजवला, अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्याचा अक्कल शक्ती फारच दंडगी होती। नाना रोज त्याच्या बरोबर येते। नाना कौन, शिरीष के पप्पा। रोज नाना शिरीष के साथ आते थे, दोनों बैठते थे, बजाते थे और वो लेखक से कुछ बात नहीं करते थे। कौन, नाना। और ऐसे उठ के चल जाते थे और लेखक बोला मैं भी उनसे बात नहीं करता था फिर। ठीक है, हाँ हाँ म्हणा। 3 महीने निघून गेले। ऐसा करते करते 3 महीने चले गए। 3 महीने में शिरीष काफी थोड़ा मोड़ा वायलिन का ज्ञान सीख गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, इसकी प्रगति अच्छी हो रही थी। अब उनके मन में यह आया, किसके मन में, राइटर के मन में। 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद प्रोग्राम होने वाला था। 3 महीने हो चुके थे, बचे कितने, 3 मंथ। तो उन्होंने क्या बोला, शिरीष तू तो बहुत अच्छा बजा रहा है, चल तू मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना। उसी दिन के बाद से नेक्स्ट दिन से शिरीष गुल हो गया। शिरीष का आना बंद हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। नेक्स्ट पैराग्राफ में है हाँ बच्चों। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, शिरीष तो आया ही नाही। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणारा शिरीष तरे उत्तराचे आश्चर्य कती रहस्यमय झाले। या प्रश्न उत्तर मला सापडले। याविषयी आणखीच एक शंका माझ्या मनात आली, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वॉलन बजातो आणि दुसऱ्या दिवशी शिरीष निघून जातो। अब देखो नसेल, ये देखो अभी यहाँ त्याचा हा पहिला खाड़ा। खाड़ा मतलब छुट्टी, खाड़ा मतलब छुट्टी। अच्छा बच्चों, जो मैं इसका मतलब यहाँ नहीं बता रही ना, उन सब का मीनिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं एक बार साइड हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, अब काफी दिन बीत गए। उसकी एक खाड़ा, खाड़ा मतलब छुट्टी, एक खाड़ा हुआ, 2 छुट्टी हुआ, 3 छुट्टी हुआ। राइटर सोचे इतना छुट्टी तो करता नहीं। बीतते बीतते 10 से 15 दिन छुट्टी हो गई। 16वें दिन पे एक आदमी आया। देखो क्या हुआ, शिरीष आला। वाट पाहून त्याचा कार्यक्रम रद्द केला, त्याचे नाव पण काढले। अब प्रोग्राम में से उसका नाम निकाल दिए। ठीक है, अब देखो, अब एक सामने से एक 16 दिन पे 15 डेज तो उसकी छुट्टी हो गई शिरीष की। 16 डेज एक आदमी आया, उसके हाथ में एक लेटर था और फीस के पैसे थे। उसने क्या बोला देखो, नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकला नहीं। मतलब वो आदमी ने क्या बोला, जो नाना है उसके पापा, वो आजारी इसके लिए नहीं आया। तो उनको गुस्सा आ रहा, आजारी हुआ तो क्या हुआ, कार्यक्रम में आना चाहिए ना, ऐसा उनको गुस्सा आया। अब मैंने उसका नाम कट कर दिया। रद्द करना मतलब कैंसल कर देना, यहाँ आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, असे ठरून, मैंने ये डिसाइड कर लिया। ठरून मतलब मैंने डिसाइड कर लिया, अब तो मैं इसको लूंगा ही नहीं। ठीक है, मी ताळकन उभा राहिलो और उसको पूछा अरे तुझा पत्ता तरी काय, यानी ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, इतनी छुट्टियों के बाद 1 महीना 2 महीना बीत गया। उसके बाद वो आया, कौन, शिरीष। उसको देखते गुस्से से उठे वो। देखो सकाळीच इतर कामे आटोपटून मी जरा स्वस्थ बसलो। सुबह का काम, राइटर बोल रहे, जैसे मैं क्लियर करके बैठा ना, वैसे तुरंत शिरीष आया। तो मैंने जैसे ही शिरीष को देखा मैं खड़ा हो गया। मैंने बोला अरे तेरा पता क्या है और तू है किधर। नाना असे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईला। अगर नाना नहीं है तो क्या तू कार्यक्रम नहीं करेगा, ऐसा गुस्से में बोले। क्या दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो बोला इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच येणार, ये बातों में दम है। मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई है। क्यों, क्योंकि मैं अब हमेशा एकटा मतलब अकेला, मैं हमेशा अकेले ही आऊँगा। माझे नाना, नाना माझे नाना कायम से गेले। कायम मतलब हमेशा के लिए चले गए। ये सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगा। किसको, राइटर को। बराच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम आहे ना। वो कार्यक्रम के दिन ही पहुंचा था। बोला आज अपने, कौन, शिरीष, आज अपने स्कूल का कार्यक्रम है ना। तो उन्हें बोला हाँ है। मला आज कार्यक्रम द्या ना, मुझे दो ना कार्यक्रम करने के लिए। नहीं मत बोलो सर, मेरी इतनी सी इच्छा है, आप जरूर पूरी करो। मात्र माझातला शिक्षक जागा है, मेरे अंदर का अभी भी
शिक्षक जगा हुआ है, मेरे को अभी भी वायलिन बजाने आता है, प्लीज मेरे को एक चान्स दो. मी स्वमाजत म्हणालो, शिरीष मी तुझा भावनाच ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे. आजचा या पहिल्या कार्यक्रमावर आपल्या विद्यालयाचा इब्रत इब्रत मतलब इज्जत डिपेंड है. अगर तूने थोड़ी भी गलती कर दी तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी. त्यातून तुझी 2 महीने गैरहाजिरी, गैरहाजिरी मतलब छुट्टी, तू 2 महीने से एब्सेंट है, तू क्या वायलिन बजाएगा? हमारा इज्जत का मिट्टी में मिल जाएगा. ठीक है, तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कशा देऊ? अब तू ही बता, तू इतना दिन छुट्टी किया, मैं तेरे को कैसे कार्यक्रम दूं बता. अगदीच होऊन शिरीष म्हणा, सर माझी एवढी एकच विनंती मान करा, मला आज वाजू द्या, नंतर जन्मात हात लावणार नाही, पूरी जिंदगी वायलिन हाथ नहीं लगाऊंगा, बस आज मुझे वायलिन को हाथ लगा लेने दो सर प्लीज. तू पुढे जन्मभर वाजवणार पण आज वाजवू नको, तू जिंदगी भर बजा भाई, लेकिन आज मत बजा क्योंकि तेरी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, तू मत बजा. मला परवानगी दिली, परवानगी मतलब परमिशन, मुझे परमिशन दे दो, मेरी मन की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी. शेवटी त्याचे दुखित मन, शेवटी मतलब एंड में उसका मन दुखी था. आणखी कशाला दुखवा असा विचारून, बेचारा खुद ही इतना दुखी है, ऐसा सोच के मैं उसको क्यों दुखी करूं, ऐसा सोच के उनको दया आ गई. उन्होंने क्या बोला, त्याचप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. उसने क्या किया, रायटरने परवानगी दे दी. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेला एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजत होता. अब आ गए हम लोग प्रेजेंट पे. वायलिन बजा रहा है, सब लोग, ऑडियंस लोग उसे शांति से सुन रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं. बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? हम लोग ने भूतकाल की बातें सोची, पास्ट की, अब वापिस लेखक सोचते सोचते आ गए, हाँ अब जाके ऐसा आया स्टेज पे. ठीक है, उत्कृष्ट वाजवतो, उत्कृष्ट मतलब 1 नंबर, सबसे अच्छा. जिने मुरले वेदा किती छान वाजत असे बाहेरचे लोक म्हणत असतात. तेव्हा याचा नंतर वाजवायला कुणाला बसवायचे, टाळ्यांचा कडकडाट, ताली की कडकडाट गुंजने लगी. मी भानावर आलो, शिरीष आता आला व त्याचे माझ्या पायावर डोके ठेवले. वो आते उसने उनके पैर पे, क्योंकि वो गुरु थे ना, उनके पैर पे अपने सर रखे. मैंने उसे उठाया और पूछा, शिरीष ये सब कब हुआ? तूने इतना सब कहाँ से सीखा, है ना? तू माझ्याकडे न येता कुठे शिकला? तू तो मेरे यहाँ इतने दिन से नहीं आ रहा था, कहाँ से सीखा? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर का ही भलती शंका, मैंने सब तुमसे ही सीखा था. सर्व विस्तार, मैं पूरा आपको अच्छे से बता रहा हूँ. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे चिट्ठी पाठवली त्याच दिवशी नाना वारले. जिस दिन मैंने तुम्हारे पास चिट्ठी भेजी उसी दिन मेरे नाना मतलब मेरे पिताजी मर गए. मुझे धक्का सा यानी सदमा सा बैठ गया. उसी दिन से मैंने सोचा मैं अब वायलिन बजाना नहीं सीखूंगा. तुम्हाला कदाचित माहीत असले किंवा नसले, माझे नाना एका उत्कृष्ट गायक होते. आपको पता है, राइटर को बोला, मेरे नाना 1 नंबर गायक थे अपने ज़माने में, लेकिन एक बार उनका अपघात हो गया. अपघात मतलब एक्सीडेंट, अपघात हो गया और उसी अपघात में वो बहरे हो गए. अब समझा ना बच्चों? जब वो वायलिन सीखने के लिए बैठते थे बच्चों के साथ, राइटर के साथ और अपने बच्चे के साथ, तो कुछ एक्सप्रेशन बोलते क्यों नहीं थे. अब जब उनको कुछ सुनाई नहीं देता था तो वो क्या बोलेंगे बेचारे कि कैसा बज रहा, अंडरस्टूड. उनकी काने चली गई थी, वो क्या हो गए थे, बहरे. त्यांना काही ऐकू नाही आले. ओठांचा हालचाल, लिपसिंग से ऐसा हिलता है ना जैसे हम लोग में कोई बात करते, उससे वो वर्ड को समजते थे बिचारे. बहिरपणाचा इतर गैरसोयी, संगीत सेवा असली, याचा नाना धक्का बसला. मैं बहर हो गया, मैं कैसे संगीत की दुनिया में आगे बढ़ूंगा, इसका उनको धक्का बैठ गया. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य, लास्ट में उन्होंने कुछ वाद्य सिखाने की कोशिश की. भाई मैं तो नहीं कर पाया, मेरी इच्छा तू पूरी कर. किसको बोले? शिरीष को. कोणतरी संगीत शास्त्राशी सतत धडपड करत असल्यात पाहण्यात त्याने अपात सौख्य मिळत होते. म्हणून ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते, पण त्यांना ऐकू काही येत नव्हते. वो रोज आते थे लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा. खेद मतलब दुख, खेद मतलब दुख. उनको बेचारे को सुनाई नहीं देता था. इस चीज का मुझे बहुत ही दुख था की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती कौशल दाखवले तरी माझे नाना काही ऐकू शकणार नाही. मैं कितना भी अच्छा वाद्य बजा लूँ, वायलिन बजा लूँ, लेकिन मेरे पिताजी जब उसे नहीं सुन पाएंगे तो मेरे इतना वाद्य अच्छा बजाने का मेरे जिंदगी में कोई मतलब नहीं है. या विचाराने मला नाना समोर मोकळेपणा
वाटत नव्हतं. ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद. पण दूसरा क्षणी दूसरे मन में मेरे ऐसा विचार आया कि मेरा नाता नाना से है और नाना को तो मेरे वादन कितना पसंद है ना. माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्कीच ते ऐकणार. उन्होंने क्या बोला, अभी भले वो सुन नहीं पा रहे, लेकिन वो मर गए हैं, लेकिन मेरे बाजू में बैठ के अभी भी सुन सक रहे होंगे. इसीलिए मैंने सोचा, उसी दिन से मैंने दिन रात मेहनत की, वायलिन बजाया और आज के आपके स्टेज पर बैठ के मैं वायलिन बजाया. और जब आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलं, 24 तास मैंने यही काम किया. और जब मुझे डर लग रहा था तो मैंने आंखें बंद किया, मैंने पिताजी का स्मरण किया. और उन्होंने क्या बोला, मेरे सामने नाना की मूर्ति आ गई, नाना मतलब उनके पप्पा का फोटो आ गया. और उन्होंने क्या बोला, बेटा वाजव. मैं वहां से सुन रहा हूँ, बेटा मी ऐकतो आहे. अंडरस्टूड बच्चों. मला जोर जडला, मुझे ताकत आई, हिम्मत आई. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, मेरे सामने मैंने ऑडियंस को नहीं देखा. मुझे लग रहा था साक्षात मेरे पिताजी सामने बैठे हैं और मेरे वादन को, तबला वादन को सुन रहे हैं. ऐसा सोच के मैं कंटिन्यू बोलता रहा. बच्चों, मैं भी जब स्पीच में पार्टिसिपेट करती थी, सामने टीचर ऑडियंस को देख के डर लगता था. मेरे पापा चाहते थे मैं आगे बढ़ूं, मैं स्टेज पे जाऊं. हमारे घर में कोई स्टेज पे नहीं पहुंचा था. मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं ये इमेजिन करती कि मेरे पापा सामने खड़े हैं स्टेज पे और मैं उन्हीं को मन में रखकर बोलती थी, तो मुझे डर नहीं लगता था. आई होप बच्चों आप लोग को पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर मिलेंगे नए लेक्चर में कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तो शेयर और कमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया.